नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के ने गुरुवार को प्रदेश के 12 जिलों के साथ सोनभद्र में भी प्रदर्शन किया। ये विरोध राम स्वरूप विश्वविद्यालय में हुए पुलिस लाठीचार्ज और बाहरी गुंडों के हमले के खिलाफ था। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों और हमलावर बाहरी तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या बात है? यह मामला यह है कि लखनऊ में श्री राम स्वरूप महाविद्यालय है, जिसमें विश्वविद्यालय जिसमें अवैध वसूली की जाती थी, उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, जिसमें पुलिस ने बर्बरता तरीके से लाठियां बरसाई, काफ़ी चोटें आई। उससे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता घायल हुआ, लेकिन घायल होने के बाद विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता निराश नहीं हुआ, अनवरत संघर्ष कर रहा है, अभी भी आंदोलन कर रहा है। और सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक नगर में छोटी सी छोटी इकाई में आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्य किया जा रहा है। उसी में एक दलाल मंत्री जिनको कह लीजिए, बड़ बोलेपन से अपने उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया कि यह गुंडे हैं, इनके साथ जो कार्रवाई की पुलिस ने की है यह बिल्कुल सही है। जैसा कि उनको पता होना चाहिए कि उनके जन्म से पहले विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई है, और विद्यार्थी परिषद के आंदोलन और धरने के बारे में वो क्या बताएंगे, वो क्या जानते हैं? अगर शिक्षा नहीं ग्रहण की है, इसीलिए उनको विद्यार्थी परिषद के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? हम ओम प्रकाश राजभर का पुतला दहन किए हैं, और पुतला दहन करने के साथ साथ हम यह मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगना चाहिए एवं इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप लोग पुतला दहन मत करिए, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती पुतला दहन करेंगे। अच्छा, ये मतलब क्या पुलिस वाले रोक रहे थे आप? जी बिल्कुल रोक रहे थे पुलिस वाले। अयोध्या में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को लूट का रास्ता बना दिया है। बच्चों की कॉपी, किताब और कलम पर 18% जीएसटी लगाया गया है, जबकि सोने पर बहुत मामूली टैक्स है। ये व्यवस्था साफ तौर पर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई। सरकार को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए और शोषित तथा वंचित वर्ग की चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार ने जीएसटी को लूट का रास्ता तय किया है, और इनका हमेशा कोई न कोई जीएसटी में मिस्टेक होता रहता है। किसी कर को बढ़ाएंगे तो किसी को घटाएंगे, और जीएसटी में इतना बड़ा कर जो कॉपी, कलम और पेंसिल पर जीएसटी लग सकती है। गरीब आदमी बेहाल है, वो अपनी पढ़ाई के लिए मोहताज है, तो इसलिए इनका जीएसटी पर, बड़े व्यापारियों सोने पर जीएसटी कितना है, कॉपी कलम पर जीएसटी कितना है, सोना महंगा हो रहा है, सोने पर जीएसटी नाम मात्र के लिए है, और कॉपी कलम पर जीएसटी इनकी 18% है। इसलिए ये गरीबों के लिए ये संविधान और सरकार संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। उसमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार शोषित वंचित समाज की पीड़ा को, दर्द को समझ करके काम करना चाहिए। अब इस देश में वोट की चोरी करने वाला, वोट की डकैती करने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने जो वोट की चोरी किया उसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटरों का हलफनामा सहित चुनाव आयोग को अवगत कराया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि उस 18,000 के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई कागज नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन 18,000 वोटरों की रिसीविंग दिया। इसके बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई।
तो वोट लूटने वालों को अब खदेड़ेगी देश की जनता। जब भी कोई व्यक्ति इस डबल इंजन की सरकार में अपने हकों अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर कदम बढ़ाता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ये सरकार उन पर लाठीचार्ज कराती है और लाठीचार्ज के माध्यम से उनके मनोबल को तोड़ने का काम करती है। हकीकत में जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में अंधविश्वास ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पड़ोसी द्वारा दिए गए धारदार हथियार से हमले में एक महिला की मौत हो गई है और उनके पति बाबूलाल खरवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस डायल 112 की मदद से घायल को चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। टोला बूता करके हमारे मम्मी पापा को मार दिए हैं। कौन मारा है? गुलाब 2-3 मेहरारू में मरवा रहा था मेहरारू से। अच्छा। हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? बाबूलाल। किस गांव से हैं? ग्राम परसोई टोला रोई। ग्राम परसोई? हाँ, टोला रोई। तुम्हारे पापा को मारे कि और किसी को मारे? नहीं, हमारे मम्मी को मार दिया, डेट हो गए हैं घर में। मम्मी डेट हो गई है? हाँ, घर पे हैं। उनका क्या नाम था? रजवंती। रजवंती। हाँ। कितने लोग थे मारने वाले? एक लड़का था और औरत, 2-3 मिला औरत। किस चीज से मारे हैं? टंगारी से मारे हैं, लाते से मारे हैं, टंगारी से डंडा मारे से भी मारे हैं। और तुम्हारी माता जी मर गई हैं? हाँ, वहीं पे जहाँ मारे हैं वहीं पे? हाँ, वही मर गए। थाना ओबरा जनपद सोनभद्र अंतर्गत ग्राम परसोई के टोला दसहवा में आज शाम लगभग 6 बजे के समय एक ही समाज के 2 परिवारों के बीच मारपीट होने और उसके फलस्वरूप रजवंती खरवार की मृत्यु हो जाने तथा उसके पति बाबूलाल खरवार के घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना ओबरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां वह पूर्णतया स्वस्थ है। मृतका के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना ओबरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस करा रही पुलिस विभाग और सरकार की फजीहत। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह की तैनाती के बाद क्षेत्र में पुलिस के कारनामे आए दिन हो रहे उजागर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो, पीड़ित की कार सीज होने के बाद थाने पर खड़ी कार के रेगुलेटर का निकाला गया पाइप, कार रिलीज होने के बाद इंजन हुआ सीज। जी नमस्कार, मैं हूं अजीत यादव। मैं गाजीपुर ज़िले से हूं। यूपी 61 हमारा शहर है, गाजीपुर ज़िला जो उत्तर प्रदेश में आता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी अर्टिगा कैब है। बहुत सारी तपस्या करने के बाद, बहुत सारा मेहनत करने के बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ साथी मिलकर कमर्शियल अर्टिगा कार निकालने का काम किया है कि 2 पैसे की आमदनी बन सके, जिससे हमारा घर परिवार का खर्चा चल सके। इस बेरोजगारी के ज़माने के दिनों को झेलते हुए, नौकरियां न निकलने की वजह से, भर्तियां न निकलने की वजह से 2 रुपये कमाने का संसाधन कहीं ना कहीं हम लोगों ने जनरेट करने का काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी जो है पिछले 28 तारीख को सुबह 9,000 रुपये किराए पर तय होकर फुल बुकिंग रिजर्व पे गाजीपुर से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर के लिए पीजीआई अस्पताल में भाड़े पर आई थी। जैसे ही हमारी गाड़ी पीजीआई आई, हमारे ड्राइवर साहब चले गए प्लासियो मॉल के यहाँ नाश्ता पानी, कुछ नाश्ता करने के लिए, कुछ खाने के लिए। वैसे ही गाड़ी जैसे निकली तो सुशांत गोल्ड सिटी के जो प्रभारी हैं माननीय उपेंद्र सिंह जी के तहत गाड़ी को सीज कर लिया गया और तत्कालीन 20,000 रुपये की चालान इस गाड़ी पर हो गई। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि गाड़ी को भी सीज किया गया और 20,000 रुपये की चालान भी की गई। हमने कोर्ट के माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया को झेलते हुए करीब हमको 7 दिन लगे, जिसमें हमारा 25 से 30,000 रुपये का खर्च आया। तब जाकर गाड़ी हमारी सुशांत गोल्ड सिटी से छूटती है और छूटने के बाद
हमारी गाड़ी 28 तारीख को शाम 7 बजे आदेश के साथ साथ कोर्ट के आदेश के बाद गाड़ी छूटी और छूटने के बाद गाड़ी 10 किलोमीटर चल के आती है सुशांत गोल्फ सिटी से खुर्दई बाजार, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ ये सुल्तानपुर रोड मिलती है। इस रोड पे मात्र 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है और हमारी गाड़ी की इंजन सीज हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है कि गाड़ी सीज हो गई। बताना ये चाहूँगा, रेडिएटर में जो कूलेंट जो डाला जाता है, जिसमें पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद जब वो पानी पूरा रनवे करता है, जिसके वजह से इंजन पूरा ठंडा रहता है, उस पाइप को निकाल दिया जाता है। मेरे साथियों, मैं आपको साक्षात लाइव प्रूफ देना चाहूँगा। उस पाइप को निकाल दिया गया था, जिस वजह से मेरी गाड़ी में ना कूलेंट थी ना पाइप था, जिसके वजह से और हमें जानकारी ना होने की वजह से मैंने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया और तत्कालीन हमारी गाड़ी जो है सीज कर दी गई है। इट मीन्स व्हाट, इंजन हमारा सीज हो गया है। अभी मारुति सुजुकी की बहुत सारी टीम आए थे, जो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, टोटली इंजन सीज हो गया, जिसके खर्चे 1.5 से 2 लाख रुपए हैं। 30,000 रुपए का उधर, 1.5-2 लाख रुपए इधर लगेंगे। 2.5 लाख रुपए मैं कहां से ले आऊं, जिसको भाड़ा पर 2-4 रुपए की प्रॉफिट होती है। सो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, क्या सही है क्या गलत क्या नहीं मुझको नहीं पता। हमारी कंडीशन क्या हुई है आप देख सकते हैं। पिछले 4 दिनों से लखनऊ में इसी हाल पर हूं। मैं ब्रश भी नहीं किया हूं, मैं नहाया भी नहीं हूं। हमारे बच्चे राह देख रहे हैं, मेरी माँ मेरी राह देख रही है, हमारी बीवी मेरी राह देख रही है कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति कब घर आएगा। लेकिन 4 दिनों से मैं लखनऊ में झेल रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ये सरासर गुंडई चल रही है उत्तर प्रदेश के शासनकाल में, और वहां के दीवान कांस्टेबल धमकी से, गुंडई से बात करते हैं कि मैं तेरी गाड़ी नहीं निकलने दूंगा और जितनी भी अर्टिगा है वो सब कुछ नहीं निकलने दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूं, कृपया इस भ्रष्ट जितने भी पड़े हुए हैं, जो कर्मचारी पड़े हुए हैं पुलिस विभाग में। प्रतिपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से होने जा रही है और इसको लेकर प्रयागराज संगम ट्रैक्टर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पितृदान के इस माह पर अब डिजिटल इंडिया की छाया पड़ना शुरू हो गया है। लोग अब घर बैठे बैठे ही अपने पितरों का पिंडदान डिजिटल तरीके से करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत प्रयागराज में के कोविड काल से ही देखने को मिल रही है। कोविड काल में लोगों ने पिंडदान की एक नई पद्धति का निर्माण किया, जो था ऑनलाइन। डिजिटल तरीके से पिंडदान करना अब यह लोगों के दैनिक क्रियाकलापों में से एक में शुमार होता चला जा रहा है। समय का अभाव और लंबी यात्रा से बचने के लिए लोगों ने डिजिटल तरीके से पिंडदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार पितृपक्ष में लोगों ने ऑनलाइन सेवा को महत्वता देना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसको मजबूरी बता रहे हैं और कुछ लोग समय का अभाव। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पितृपक्ष ये पूर्वजों का, जो लोग प्रयाग आ करके या काशी गया, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप ये चैनल के माध्यम से और समस्त तीर्थ पुरोहितों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग की वजह से समाज में लोग जागृत होने का कार्य करते हैं। आप लोग समय समय पर आप धर्म के प्रति अपना जो आस्था व्यक्त करते हैं वो बहुत सराहनीय है। प्रयाग मुख है, काशी नाभ, गया चरण। यात्री जब कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म व्यक्तिगत रूप से स्वयं आके करने से उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बात कि अब ये जो डिजिटल का महत्व लोग अपने मोबाइल द्वारा
घर बैठ के 1000-2000 किलोमीटर से अपना मोबाइल द्वारा वो हमें फ़ोन करके कि महाराज जी आप हमारे पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध अपने सहयोग से अगर कर दें तो बहुत आपका आभार रहेगा। उसके लिए वो हमें ऑनलाइन दक्षिणा भी प्रदान करते हैं, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर अवगत करा दे रहे हैं कि स्वयं अपने पितरों का आकर के तर्पण श्राद्ध करने में जो संपूर्ण फल प्राप्त होता है वो ऑनलाइन या फोन द्वारा पूजा पाठ का जो ये सिलसिला चालू लोगों का मानसिक है वो कहीं न कहीं ये गलत मार्गदर्शन की ओर ले जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवर्ष के वासियों से हमारा करवत्व प्रार्थना है कि स्वयं तर्पण पूजा करने से उनके पितृ उनका आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, जो सुख उन्हें प्राप्त होता है, वो स्वयं के ही करने से उनको फल प्राप्त हो। पंडित जी, अभी तक आपके पास कितने लोगों ने फोन किया है ऑनलाइन पितृ विसर्जन के लिए? यात्री तो देखिए हमारे पास तर्पण और श्राद्ध के लिए तो अभी तक कह लीजिए कि 200-250 यात्री अभी तर्पण श्राद्ध करा के बनारस और गया के लिए निकल चुके हैं। और ऑनलाइन के लिए हमारे पास अभी 2-3 व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र और बॉम्बे के हैं, चेन्नई के हैं, आंध्रा से हैं। तो 4-6 लोग अभी हमको फोन किए हैं, लेकिन लगातार फोन आ रहे हैं। हाँ, लगातार 4-6 लोगों का फोन आ ही रहा है, लेकिन हम उन्हें यह आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि स्वयं आकर के करने से अभी समय है आपके पास। माता पिता का ये पितृपक्ष कहते नहीं लोग कि पितृ दोष के कारण लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। पंडित जी, आजकल डिजिटल ज़माने का उपयोग पिंडदान में भी होना शुरू हो गया है और जैसा कि देखा जा रहा है कि अब लगातार पंडा समाज के पास ये फ़ोन आ रहा है कि भाई मेरा डिजिटल पिंडदान करवा दीजिए मेरे पूर्वजों का। ये क्या है ये पूरा मामला क्या और किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? समय के साथ आज डिजिटल पिंडदान होना शुरू हो गया है और इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। ये कुछ अंश तक तो उचित है, लेकिन अगर संपूर्ण रूप से ये माना जाए कि हम अपने पिता की मोक्ष की मुक्ति के लिए केवल ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं तो ये उचित नहीं। देखिए, 2 तरह के श्राद्ध आदि हमारे यहाँ होते रहते हैं। एक श्राद्ध तर्पण वैसे होते हैं जो व्यक्ति प्रतिवर्ष करता है, ठीक है, और एक श्राद्ध पिंड के लिए लोग आते हैं जो गया यात्रा में जाते हैं, वो जीवन में एक बार होती है। तो प्रतिवर्ष किए जाने वाले जो तर्पण है, श्राद्ध हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर है, दूर है, विदेश में है, उसको बड़ी आस्था है कि इस पितृपक्ष में पूर्ण समय में पिता की तिथि में हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य कर दें। तो जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध का मतलब कहा जाता है कि अपने पितरों के प्रति किए गए सत्कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। अब उस श्राद्ध में गाय को अग्रासन देना, कुत्ता कौवा को अग्रासन देना, अन्नदान देना, ब्राह्मण भोजन कराना, जल तर्पण करना, पिंडदान करना, ये सब श्राद्ध के अंतर्गत ही आते हैं।
तो इसमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जो ऑनलाइन लोग करते हैं। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100% उसका लाभ होता है, लेकिन कुछ अंश तक, क्योंकि उनकी भावना है वो विशेष परिस्थितियों में जो नहीं कर पा रहे हैं, इस विधा से वो कुछ अपना कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पंडित जी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आधुनिकीकरण का जमाना बन गया है, इसमें आप सब कुछ डिजिटलाइज जैसे तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या श्राद्ध और तर्पण में डिजिटलाइजेशन का महत्व बनेगा? देखिए, बहुत अधिक नहीं बन पाएगा। आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारे यहाँ कहा गया है कि कुल की शुद्धता पर जोर दिया गया है। कुल की शुद्धता पर जोर दिया गया है, ठीक है। और कहा जाता था कि जैसे कभी कभी कुल अशुद्ध हो गया, कभी कभी वर्ण संकर संतान पैदा हो जाती थी। आप ये मान लीजिए कि वर्ण संकर संतान का दिया हुआ जल और पिंड अपने पितरों को नहीं प्राप्त होता, तो जब वर्ण संकर का दिया हुआ नहीं प्राप्त होगा, किसी दूसरे का दिया हुआ कैसे प्राप्त होगा? वैसे हमारे यहाँ पुत्रों 43 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। एक पुत्र के बाद अन्य पुत्रों को उसका अधिकार मिलता चला जाता है। तो एक स्थान पर वर्णन आता है कि जिसका कोई न हो, उसके श्राद्ध पिंड को उस राज्य का राजा कर सकता है, उसका पुरोहित कर सकता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति ये अपेक्षा करता है हमें अपना पुरोहित मान करके और हमको ऑनलाइन ये सौंपता है कि हमारे पितरों के निमित्त आप तर्पण कर दीजिए, तो वो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, करवाते हैं। उसमें एक आचार्य को प्रतिनिधि बना करके बैठा देते हैं, उनके नाम गोत्र से उस व्यक्ति का, पितरों का सारा कार्यक्रम श्राद्ध पिंडादि करवा देते हैं। पंडित जी, अभी तक आपके पास कितने लोगों ने डिजिटल पिंडदान के लिए संपर्क किया है और आप अभी तक कितने लोगों का करा चुके हैं? देखिए, पिछले वर्षों में बहुत लोगों को करा चुके हैं। अब 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है और बहुत से लोगों का फोन आया है, और उसमें से जो शास्त्रीय पद्धति जो उचित होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति गया जाना चाह रहा है, गया पिंडदान के लिए, तो उसको मैं मना कर देता हूँ कि आप 2 साल बाद जब फुर्सत होइए आके स्वतः करिए। अगर केवल पितृपक्ष का तर्पण है, पार्वण श्राद्ध है, ब्राह्मण भोजन है, ये सारी क्रियाएं ऑनलाइन मैं ऑर्गेनाइज करा के करवा देता हूँ। अभी पितृपक्ष में लगभग 20-25 लोगों की कॉल है, मैं करवा देता हूँ। परिचय दे दीजिए। आचार्य राजेंद्र मिश्रा, प्रयागराज। 12 रबी उल अव्वल पर आज निकले जुलूस ए मोहम्मदी और मदे सहाबा का जुलूस झंडे और बैनर के साथ 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। जुलूस मार्ग पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन की निगरानी में जुलूस, पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद। 12 वफात शाह जुलूस के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में कल निकलेगा जुलूस। बता दें, सुगम यातायात व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित पुलिस बल का किया गया इंतजाम। देवबंदी वर्ग द्वारा प्रातः 9 बजे थाना अमीनाबाद स्थित झंडेवाला पार्क से जुलूस प्रारंभ होकर मौलवीगंज, रकाबगंज पुल और नादान महल रोड, नखस तिराहा और टूडिया गंज तिराहा, हैदरगंज तिराहा से होकर ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर समाप्त। देखिए, कल 12 वफात त्योहार के अवसर पर लखनऊ में और पुराने शहर में ऐतिहासिक और पारंपरिक जुलूस निकलेंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से अंजुमन आकर मिलती है और फिर वो पूरे शहर घूमते हुए जो है समाप्त होंगे। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से अपनी सेक्टर और जोनल स्कीम लगाई हुई है। हर एक मोहल्ले और प्रमुख जगहों के स्तर पर हमारे अधिकारियों ने मीटिंग कर ली है। सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन बैठक भी हो गई है, जिसमें जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सभी विभागों के द्वारा करीब करीब पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी समीक्षा नियमित हो रही है। मेरे और डीएम के स्तर पर भी
जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग पीस कमेटी की बैठक हो गई है। इन सभी के उपरांत जो एक बड़ा सा इवेंट है जिसमें पब्लिक और पुलिस के सामंजस्य से ये सभी चीजें होंगी, उसके उपरांत भी पुलिस की व्यवस्था हम लोगों ने पुख्ता की है। तकरीबन हमें 15 एडिशनल एसपी और 50 डिप्टी एसपी जो है हम कुल इसको डिप्लॉय कर रहे हैं और तकरीबन 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स और 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ, ये केवल पश्चिमी जोन में इनको डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि पूरा जुलूस जो है, जो बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा सा है, वो आगे पीछे दाएं बाएं बॉक्स फॉर्मेशन में लगाकर, स्टैटिक पॉइंट्स पर लगाकर, महत्वपूर्ण जगहों पर लगाकर और मोबाइल पार्टियां हम लोगों ने तकरीबन 50 लगाए हुए हैं ताकि हर एक एरिया में घूम घूम कर सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी खुराफाती व्यक्ति किसी प्रकार की गड़बड़ी न करे। मैं इस अवसर पर सभी जनपदवासियों को बहुत बधाई भी देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं कि पुलिस आपके त्योहार के लिए मुस्तैद है। अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी आपको किसी तरह की असुविधा दिखती है, तत्काल आप संबंधित पुलिस अधिकारी को बताएं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको निराकरण करें। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो पर्याप्त है। हम इसकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी लगाकर भी कर रहे हैं, पूरे रूट में ड्रोन के माध्यम से भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसकी भी मॉनिटरिंग हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। सर, जो सोशल मीडिया पे अराजकता फैलाने वाले हैं, भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, उनके लिए पुलिस की क्या कुछ खास व्यवस्था है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को एक्सेसिबल है और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी मैसेज को या भड़काऊ भाषण को बढ़ाने के लिए। उसकी मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया टीम के द्वारा 24 घंटे की जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जो भड़काऊ भाषण को फैलाएगा, शेयर करेगा, उसको लाइक करेगा, उसको स्प्रेड कराएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी से मैं अपील भी करूंगा कि किसी भी मैसेज को, किसी भी वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, देखें क्या ये किसी तरह की गलत मैसेज तो नहीं हो सकती, क्या भड़काऊ तो नहीं हो सकती, और अगर आपके द्वारा ऐसा कोई मैसेज मिलता है तत्काल पुलिस को सूचना करें, लेकिन आप शेयर, लाइक या फॉरवर्ड न करें। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।